लीनियर अलजेब्रा इनर प्रोडक्ट का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ने इसको सोचा भी होगा, है ना। तो हो सकता है आपको ना आए हो इसका सॉल्यूशन, तो अब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आ जाएगा। देखिए कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन। ओके, तो एक काम मैं आपको देता हूँ, जब आप एग्जाम में बैठे होंगे, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन आपके सामने आएगा, तो कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको गेस करना है, राइट, कि फिर उस गेस को प्रूफ बाद में करेंगे। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट प्रूफ स्टार्ट कर देंगे कि भाई ऐसा होगा। पहले गेस करो कि इसका आंसर हो क्या सकता है। एटलीस्ट यू शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग गेस। ओके, सी पढ़ो इसको। लेट ए, इसमें क्या है ध्यान से समझना। ओके, E1 E2 पूरे ध्यान से देखो आप सॉल्यूशन को। ओके, क्या क्या मैं बोल रहा हूँ पूरा आपको बताऊंगा बहुत ही सिंपलेस्ट वे में कि कैसे सॉल्यूशन तक जाएंगे। ठीक है, कुछ नहीं करना है आपको, बस देखते रहो। सिंपल सिंपल चीजें करनी। ये आपका सेट दिया गया है, क्या बोला है, बी ए कलेक्शन ऑफ n+1 वेक्टर्स इन Rn सेटिस्फाइंग, कि किन्हीं भी दो का इनर प्रोडक्ट लो। किन्हीं भी दो जब मैं बोल रहा हूं तो मैं एक की बात नहीं कर रहा हूं, ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूं कि E1 इनर प्रोडक्ट E1, मैंने क्या बोला, किन्हीं भी दो। आई मीन टू से कि इन्हें भी डिस्टिंक्ट दो का। हाँ ठीक है, क्योंकि दो का इनर प्रोडक्ट लेने का मतलब आप सेम वेक्टर का भी ले सकते हैं। उसने बोला है, देखो आगे I इज नॉट इक्वल टू J लिखा है। ठीक है, किन्हीं भी दो डिस्टिंक्ट का अगर आप इनर प्रोडक्ट लोगे तो वो निगेटिव आएगा, ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, इनमें से n+1 है आपके, तो कोई भी दो आप उठा लो इसमें से। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनर प्रोडक्ट इज नेगेटिव फॉर आई नॉट इक्वल टू जे। इसका मतलब यही है कि हमारा मतलब ये नहीं है कि E1 क्रॉस E1 मतलब E1 इनर प्रोडक्ट E1 इज नेगेटिव, क्योंकि अगर ये तो नेगेटिव होता ही नहीं है, आप जानते हैं ये या तो जीरो होता है या फिर पॉजिटिव होता है। ठीक है, सो वेयर दिस इज सम इनर प्रोडक्ट, कोई इनर प्रोडक्ट है Rn में, हाउ मेनी सबसेट्स ऑफ ए फॉर्म ऑफ बेसिस ऑफ Rn। सबसे पहले जब आप इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तुरंत आपके दिमाग में नहीं आएगा इसका आंसर। सबसे पहले आप कोशिश करिए, अगर इसमें n=1 हो तो आपके पास दो वेक्टर्स आएंगे, दो वेक्टर्स आएंगे ना। तो आप क्या इसकी जगह रख सकते हैं, कोशिश करो कि क्या क्या आप ले सकते हैं। तो आप ऐसे कोशिश कर सकते हैं जी, 1 0 0 1 -1 0 कर सकते हैं ना ऐसे। अगर n=1 n=1 हो तो ऐसे कर सकते हैं। और आप क्या कर सकते हैं, तो इस केस में हमने देखा और भी है। जैसे आप कोई भी ऐसा, मैं नहीं बोल रहा 1 0 ही लो आप, जैसे 2 और 2 ले लो, और दूसरी जगह कुछ ऐसा ले लो कि दोनों का इनर प्रोडक्ट नेगेटिव आना चाहिए। ऐसा क्या ले सकते हो। अब यहाँ 0 0 नहीं ले सकते, ध्यान से देखो, यहाँ 0 0 नहीं ले सकते। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसा लेना पड़ेगा जिसमें नेगेटिव तो एटलीस्ट टर्म आना 0 चाहिए। -1/2। -3, -3 ले लेता हूँ और 0 ले लेता हूँ। ठीक है, नेगेटिव टर्म एटलीस्ट उसमें आएगा। तो इस केस में हमारा आंसर होगा, इस केस में केवल अगर n=1 हो तो हमारा आंसर होगा दो वेक्टर्स। कोई भी एक ले लो, वो एक बेसिस बनाएगा। ठीक है, हाउ मेनी सबसेट्स ऑफ ए फॉर्म्स अ बेसिस ऑफ Rn पूछा है ना। अगर n=1 हो तो हमारा आंसर क्या आएगा, 2 आएगा, राइट। कोई भी एक ले लोगे तो वो आपको, ओ सॉरी मुझे क्षमा करें, मैंने गलती कर दी है। मैंने n=1 तो लिया लेकिन R2 को कंसीडर कर दिया। ठीक है, n=1 लेने पे मुझे एक ही वेक्टर लेना चाहिए। ठीक है, क्षमा चाहूंगा। सो n=1 जब मैं लूंगा 1, और दूसरा वाला ले लिया -1। ठीक है, क्योंकि n=1 लिया तो R1 होगा ना। R1 की हम बात कर रहे हैं, वेक्टर दो होंगे इसके अंदर। समझ में आई बात। आप लोग ध्यान से नहीं सुन रहे हैं, देख रहे हैं इसका मतलब, नहीं तो आपने पकड़ लेना चाहिए पहले ही। ठीक है, तो ये दूसरे वाले को पक्का नेगेटिव होना ही पड़ेगा, इस केस में पॉजिटिव नहीं हो सकता। अब इनमें से कोई भी एक लोगे तो बेसिस बनाएगा। n=1 के केस में हमारा आंसर 2 है। अब आप n=2 लेंगे तो आपका वेक्टर स्पेस R2 होगा। ध्यान से सुनना इसको। ठीक है, तो कोई सेट बनाते हैं तीन वेक्टर्स का जिसमें किन्हीं भी दो का इनर प्रोडक्ट नेगेटिव हो। कोशिश करो बनाने की, क्या बन रहा है आपका, जल्दी कोशिश करो। जैसे कोई यहाँ पे मान लो वेक्टर ले लिया हमने, जल्दी करो, अल्फा बीटा ले लिया, तो दूसरे वाले को क्या ले सकते हैं।
जैसे उदाहरण के लिए सिंपल वेक्टर लेते हैं 1 1, ओके, दूसरे वाले को -1 -1, ओके। अब तीसरे वाले को क्या लें, कोशिश करो तीसरे को बनाने। सर हाँ, दूसरे वाले को -1 0 और फिर तीसरे वाले को 0 नहीं -1। मैंने आपसे ये नहीं बोला कि ऐसा सेटिस्फाई करने वाला आप बनाओ, आप प्रॉब्लम को कर रहे हो, अभी अप्रोच कर रहे हो, तो आप कोशिश करो बनाने की, बनता है या नहीं बनता है कोई ऐसा, तब आपको पता चलेगा कि प्रॉब्लम की तरफ कैसे जाना है बच्चे, राइट। आप कोशिश करो, क्या आप एक तीसरा वेक्टर रख सकते हो आप जो हाइपोथेसिस को सेटिस्फाई करे? पाएंगे, क्योंकि यदि हम कंसीडर करें एक अल्फा बीटा, तो उनका इनर प्रोडक्ट करें इसके साथ, तो एक लेस देन 0 देगा, एक ग्रेटर देन 0 दे देगा। हाँ, ओके 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 ओके। तो यहाँ से फिर आपको ये पता चल रहा है कि दो वेक्टर्स को लीनियरली डिपेंडेंट आप नहीं कर सकते, एटलीस्ट ऐसा आप करेंगे ना। मैं अब देखो, मैं आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन बताऊंगा तो आप लोग डायरेक्ट सॉल्यूशन तो नहीं सोचेंगे, ऐसा कुछ तो आपको पहले सोचना पड़ेगा ना प्रॉब्लम में, तो आप पाओगे कि अब ये सब तुम करना घर में, हाँ ट्राई, मैंने जो आपको बताया, जैसे इन्होंने बताया कि ऐसा वैसा आ रहा है, ऐसे तुम ट्राई करना, तो आपको यहाँ से अनुमान आएगा कि इसको लीनियरली इंडिपेंडेंट रखना पड़ेगा एटलीस्ट, फिर वो वाला भी लीनियरली, मतलब ये दो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, इस तरीके से आप पाओगे कोई भी दो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो उस केस में आपके पास कितनी बन जाएंगे, 3 बेसिस आएंगे, क्योंकि कोई भी दो का ले लो आप, वो बेसिस बनाएगा किसके लिए, R2 के लिए, दो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। तो ये बात यहाँ तक समझ में आई है। अब आके सॉल्यूशन ईजी है, मैं फिर इन जनरल चला जाऊंगा प्रूफ करने। तो मेरा गेस है कि इनका कोई भी, मेरा ऐसा गेस है कि इसमें से कोई भी n वेक्टर्स का सबसेट क्या बनाएगा, बेसिस बनाएगा, ऐसा मेरा गेस है। तो मतलब टोटल नंबर ऑफ बेसिस n+1 में से n चुनना, यानी कि n+1, राइट, यानी कि आंसर n+1 हो सकता है, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल टू प्रूव समथिंग वी शुड नो ना आंसर क्या हो सकता है, देन वी विल ट्राई टू प्रूव इट। अभी थोड़ा इधर R3 में भी करने की कोशिश करोगे, क्योंकि जब आप पेपर में सॉल्व कर रहे हो तब आपको क्या ये पता है कि इसका आंसर n+1 है, चलो डायरेक्ट प्रूव कर देते हैं, यू डोंट नो ना, मैं तो टीचर हूं, मैं तो तुम्हें ये भी बताना चाहिए कि ऐसा सब कुछ तुम करोगे, राइट। ऐसे ही तो करते हैं ना प्रॉब्लम्स को आप लोग। तो अब आपको यहां से लग रहा है कि भाई आंसर हो सकता है कि हो सकता है कि n+1, चलो n+1 हो तो हमें करना क्या है। सो अब ये चीज मैं लिख सकता हूं क्लेम, मैं क्लेम भी नहीं लिखता हूं, बाद में लिख दूंगा, देखो कि a लिख देता हूं, क्लेम तो लिखना ही पड़ेगा जब प्रूफ करूंगा, तो चलो a, मैं ऐसे a से इसको डिनोट कर देता हूं, E1 डॉट 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 En+1, क्लेम any subset of n vectors forms forms of basis, ठीक है। मैंने प्रूफ कर रखा है इसलिए मैं क्लेम कर रहा हूँ, फिर आपको बताऊंगा भी प्रूफ कैसे आएगा। सबसे पहले वो चीज मैंने पूरी करके आपको नहीं दिखाई कि n=2 लो, तो जैसे उन्होंने बोला अल्फा बीटा लूंगा तो ऐसे गड़बड़ हो जाएगी, तो कोई भी वेक्टर लोगे तो आपको वहां से दिमाग में आएगा आइडिया कि 2 के केस में 3 ही आ रहा है आंसर, 1 के केस में 2 आ रहा है। फिर इंडेक्शन से भी आप कोशिश करोगे, लेकिन इंडेक्शन से मुझे तो नहीं लगता इजी वे है, तो आप ट्राई करके देख लेना, ठीक है। मुझे जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे मुझे लगता है आसान है, ठीक। वो सब थोड़ा सा खजर बजर आप कर लेना घर में, ओके। वो मैंने लिखा नहीं ना, अब डायरेक्ट मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, समझ में आ गई बात। अब n=3 लेना चाहें तो ले लेना, ओके। 2 और 1 से काफी है गेस, ठीक है। मतलब उसको खुद भी समझना है घर में, कि जैसे सर ने बोला कि 1 1 लें, तो मैं, आप सिर्फ कोशिश करना एक ऐसा 3 वेक्टर्स का सेट बनाने की कोशिश जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हो बस, तो आप पाओगे कि आपने पाया कि जब आपने जैसे कंप्लीट कर लिया ना 3 वेक्टर्स का, तो आप पाओगे उनमें से कोई भी दो लीनियरली इंडिपेंडेंट आ रहे हैं, अदरवाइज ऐसा नहीं होगा कि एक दूसरे के डिपेंडेंट हैं, ऐसे ही वो नहीं बना पाओगे, वो आप करके देख लें। पूरा मैंने बता दिया, अब देखो। सो इसके लिए मैं क्या करता हूं, suppose I will show, ये मैंने ये ले लिए वेक्टर्स, हाँ, टेक वेक्टर्स E1 E2 डॉट 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 En,
मैं ये ले रहा हूं, जैसे मैं इनको दिखा रहा हूं लीनियरली इंडिपेंडेंट, ऐसे सबको ही दिखाया जा सकता है। उनको मुझे कोई अलग से लेने की आवश्यकता नहीं है। मैं ये नहीं लिख रहा हूं यहाँ पे कि टेक एनी n linearly independent vectors from, sorry, take any n vectors from this subset। अभी लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं है मुझे नहीं पता है, मैं प्रूव करना चाहता हूं ये करके, ठीक है। तो मैं क्या प्रूव करना चाहता हूं कि इसका कोई भी n वेक्टर्स का सबसेट बेसिस बनाएगा। तो टोटल कितने सबसेट्स बनेंगे, n+1, तो आंसर होगा n+1, ठीक है। तो अगर मुझे ये प्रूव करना है कि कोई भी n वेक्टर्स का सबसेट बेसिस बनाएगा, तो मुझे ये प्रूव करना होगा कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ये इनफ है, सबको पता है, इट इज इनफ that if I prove that n vectors are linearly independent, then they are it is basis। वो स्पान करेगा, वो आपको पता होना चाहिए खुद, इट्स इनफ, ओके। तो वो स्पान करेगा, यू शुड नो दैट, ओके, दिस इज वेल नोन। तो अब देखो, टेक belongs to A, I will show that these are linearly independent, okay, so that these are linearly independent। अब linearly independent दिखाना चाहता हूं तो सब कुछ अपने आप हो रहा है। देखो कुछ भी मैं ऐसा नहीं करूंगा जो बहुत ही अनोखा है। तो मुझे क्या कंसिडर करना होगा, वो भी आप भी जानते हैं, आप भी यही करेंगे अगर linearly independent दिखाना चाहते हैं। तो A1 E1 A2 E2 डॉट 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 AI AN EN इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये AI कहां से आ रहे हैं आपको भी पता है, और ईच आई आपको लिखना भी आना चाहिए, हाँ, सही से सॉल्यूशन। जब आप सब्जेक्टिव एग्जाम देंगे तो आपको सिर्फ फिल करना है, एसआई ईटीसी सबके सब्जेक्टिव एग्जाम देंगे तो आपको सही से लिखना भी आना चाहिए, क्योंकि जो भी आप लिखें अगला वाला जो आपको पढ़ रहा है वो समझ भी सके, इसका भी आपको ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो अब मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये सारे AI 0 है। क्या करूं कि सारे AI 0 है दिखाने के लिए, तो यहाँ से इसका यूज मैं कर सकता हूँ। जैसा आप ऑर्थोगोनल सेट को दिखाने के लिए यूज नहीं करते, 1 से मल्टीप्लाई करते हो, 2 से मल्टीप्लाई करते हो, ऐसे करके, वो तो यहाँ पे काम नहीं आने वाला है। यहाँ पे निगेटिव बोला है, वहां पे तो 0 होता है। वहां पे हम क्या करते हैं, पहले E1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो E1 ही रहता है, ये पॉजिटिव होता है, बाकी 0 हो जाते हैं, A1 0 आ जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ हम E1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा, बाकी के नेगेटिव आएंगे, फिर n इक्वेशंस बनेंगे, वहां से भी कुछ हल नहीं हो रहा। तो हम मान लेते हैं कोई, तो मान लो कि कुछ AI नॉन जीरो है, we will prove it by way of contradictions, ठीक, contradiction, okay, we want to prove that all AI are zero, right? So on the contrary, इसके विपरीत, suppose that मान लीजिए इसके विपरीत कि लिखना भी सीख रहे हैं ना, सपोज दैट सम AI आर नॉन जीरो, ठीक है। सो हमने मान लिया कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट। सो अरेंज द अबव इक्वेशन सो दैट, इस प्रकार अरेंज करें कि हमारे पास किस अबव इक्वेशन की बात कर रहा हूं मैं, समझ रहे हैं, या लिखने की जरूरत है, मैं इसको स्टार नेम दे दूं, फिर स्टार लिखूं, ठीक है। आप चाहें तो स्टार लिख, आप अगर लिख रहे हैं तो अगले वाले को पता होना चाहिए ना। आप लिखोगे अरेंज द अबव इक्वेशन, या अबव इक्वेशन का नाम रख देना कुछ, सो दैट सम AI यहाँ आई पे चलेगा सम, इधर इक्वल टू, अब ये मैंने कैसे किया देखना, हाँ, पीजे ईजे, अभी मैं आपको समझाता हूँ। तो मैंने क्या बोला, प्रॉब्लम क्या आ रही है, जैसे फॉर एग्जांपल ये मान A1 E1 A2 ET तीन ही थे मेरे पास। अब मुझे दिखाना है कि ये तीनों 0 हैं। अगर मैं E1 से पहले मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास एक इक्वेशन आएगी A1, यहाँ पे कुछ पॉजिटिव आएगा इसका कोफिशिएंट, मुझे पता है अगला वाला जो कोफिशिएंट होगा A2 का वो नेगेटिव होगा, तीन इक्वेशन बनेंगी। मैं E1 E2 E3 से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर वहां से आगे मुझे कुछ लाभ हो नहीं रहा। तो मैंने क्या सोचा है, मैंने सोचा है कि चलो हम ऐसे करते हैं। अब इसको ध्यान से देखना, मेन स्टेप यहाँ पे है, हमने मान लिया कि कुछ नॉन जीरो है इसमें से, ठीक है, इसमें से कुछ नॉन जीरो है। अब वो जो भी नॉन जीरो होंगे
ठीक है। इसमें से जो भी नॉन जीरो होंगे या तो पॉजिटिव होंगे, नॉन जीरो माने कोफिशिएंट कुछ नॉन जीरो, ठीक है, जीरो है तो हमारा काम बन गया। जो भी नॉन जीरो होंगे वो या तो पॉजिटिव होंगे या निगेटिव होंगे, तो पॉजिटिव वाले मैंने इस साइड पे रख दिए, ओके लिए, ठीक है, समझ में आ गई बात। ये बात सबको समझ में आई, बस इसके आगे कुछ नहीं है फिर। दिस इज मतलब क्रूशियल स्टेप इन दिस प्रूफ। अब सब हो जाएगा। क्या ये जो मैंने लिखा है समझ में आया, कि मैंने बोला इस इक्वेशन को इस प्रकार से अरेंज करें कि हमको ये प्राप्त हो नीचे, समझे। ये दोनों सम फाइनाइट है, मैं समझाऊं एक बार, देखो जैसे मान लो कि कोई इक्वेशन है इस तरीके से है, E1 वो इक्वेशन, 2 E2 फॉर एग्जांपल के लिए समझो, 3 और E4 0 है और E5 में ऐसे इस तरीके से है, ओके समझ में आई बात। ऐसे है, मान लो E4 0 है, तो मैंने क्या किया, इसको ऐसे अरेंज किया है, ऐसा अक्सर हम करते ही तो हैं, E1 + 2 E2 ऐसे कर सकते हैं ना, राइट। तो फिर इस वाले को मैं क्या लिख दूंगा, सम टू 3,5 AI, AI की वैल्यू क्या है आपको दिखाई दे रही है, EI, दूसरी साइड क्या आ जाएगा, सम J बिलोंग्स टू 1,2 BJ एंड EJ, और AI और BJ दोनों आप पॉजिटिव हैं। ये यहां तक की बात समझ में आई, एटलीस्ट रिएक्ट ना, इस समय से बोल रहा हूँ, समझ में आई, समझ नहीं आ रही तो बताओ, आ रही है ना, पक्का आ गई ना यहाँ तक, सही से समझो, बस इसके बाद कुछ नहीं है। अब मतलब इसके बाद भी रिएक्शन नहीं आएगा तो मुझे लगा इसको समझ ही नहीं आ सकती अब तो ये बात, आप क्या बताऊं फिर इसके बाद, कि ऐसा कर सकते हैं, राइट। अब मैं इसको मिटा दूं, अब आप बोलोगे कि आपने यहाँ पे I बिलोंग्स टू क्या लिखा है, मुझे क्या पता वो I सेट क्या होगा, मतलब जो भी होगा ऐसा लिख सकते हो तुम, I ऐसे लिखने की आवश्यकता नहीं है ना, मतलब ऐसे लिख सकते हो I बिलोंग्स टू A, J बिलोंग्स टू J, I and J आर फाइनाइट वी नो, तो हमें पता है ये सम फाइनाइट होगा, सिर्फ इतना लिखना इनफ है, ओके फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग। तो इसको मिटा देते हैं सारे को जल्दी से। अब हमें पता है, अब हमारा काम बन गया, देखो अब हम वो मल्टीप्लिकेशन वाली चीज यूज कर सकते हैं, इस वेक्टर का नाम v रख दो, ओके इसका नाम क्या रख देते हैं, v। अब आप देखो v इनर प्रोडक्ट v क्या आता है, क्या आना चाहिए पहले बताओ जल्दी, इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी से ऐसा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ना, हाँ तो अब उसका भी यूज होगा, देखना जो कंडीशन है, AI EI सम BJ EJ and clearly this is negative if you can see it by linearity। मैं बताऊं ये क्या आएगा, बता देता हूँ ये क्या आएगा, अगर आप इसको इस तरीके के आएगा, सम AI BJ सम ओवर ऑल IJ, डबल समेशन लिखूं या ऐसे लिख दूं, एक ही समेशन, दो तरीके होते हैं, आप ऐसे लिखते हो सम ओवर ऑल I सम ओवर ऑल J एंड AJ EI EJ, मतलब इनर प्रोडक्ट EI EJ का, EI EJ, ठीक है यही तो है। जैसे अभी मैं एग्जांपल ले रहा था, वो एग्जांपल में क्या आया था मेरा, ये आया था, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, ऐसा नहीं है, एग्जांपल से पहले आप देखो आईजे में थोड़ा सा कई बार समस्या होती है ना, अगर हम डायरेक्ट ऐसे स्विच करते हैं, एग्जांपल ले लो, मैं आपको दिखा देता हूँ एग्जांपल लेके, देखो ये 3A1 एंड कुछ क्या आ रहा था मेरा एग्जांपल, अब थोड़ा सा इधर उधर स्विच हो सकते हैं यहाँ चीजें, 3A3 मतलब जो मैंने पहले लिखी थी वैसा ही नहीं लिखूंगा, एक A2 आ रहा था, 2A2 3A5, ये बराबर थे ना, तो इसका जब आप लेते हैं तो क्या आता है, सम ओवर ऑल आई कोमा जे बोला ना मैंने, इस तरीके का टर्म आएगा, इसका जनरल टर्म आप देखोगे तो देखना कोफिशिएंट आगे मल्टीप्लाई होंगे, 3,2 E1 E2 आया तो सारे इसी तरीके के आएंगे टर्म, जितने भी आएंगे मैंने क्या लिखा है, ये लिखा है देखो इस तरीके, सम ओवर ऑल आएंगे, उनका सम करो। डू यू अंडरस्टैंड दिस, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड देन डू आस्क मी, फिर थोड़ी इसका वीडियो में मतलब फिर थोड़ी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, एक बार कर रहा हूँ सही से करूंगा फिर तो तुम वीडियो देखोगे,
ऐसा नहीं है फिर समझ में नहीं आएगा फिर भी बताऊंगा, लेकिन अभी पूछो अगर कहीं पे कोई चीज समझ नहीं आ रही, सर ऐसे ये कैसे लिखा, ये मुझे नोटेशन समझ में नहीं आ रहा है, etc etc। देखो जब हम बड़े नोटेशन से छोटे नोटेशन से में स्विच कर लेते हैं, हम बड़ा बड़ा समीशन, फिर समीशन में आ जाते हैं, फिर डबल समीशन में आ जाते हैं, उतना बड़ा लंबा लंबा कौन लिखेगा ना, एकदम जो पहली बार करेगा उसको नहीं आएगा समझ में, उसको पहले क्या करना चाहिए, और लॉन्ग में लिख के देखना चाहिए, ठीक है, कि सर इस बारे में बात कर रहे हैं, एग्जाम्पल लिख के देखना समझ जाओगे। तो तुम देखोगे लास्ट में जनरल टर्म इस तरीके का आ रहा है। अब ये हर कोई जनरल टर्म आपको पता है नेगेटिव है, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव है और ये वाला चीज नेगेटिव है, आई नॉट इक्वल टू जे के लिए। यहाँ आई सेम नहीं है, हाँ ये ध्यान रखना। आप बोलोगे कि सर आई और जे सेम हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं, आई और जे बिल्कुल सेम नहीं हो सकते। कीप इन माइंड दैट आई इज नॉट इक्वल टू जे, इस बात को मत भूलना आप। क्यों नहीं है आई नॉट इक्वल टू जी, क्योंकि मैंने जिनका नेगेटिव है वो यहाँ डाल दिए हैं। अब इसमें किसी का कोफिशिएंट नेगेटिव भी हो पॉजिटिव भी हो, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तुम ये तो नहीं कह सकते सर A2 नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है, कोई ऐसा कह सकता है? या तो नेगेटिव ही होगा या पॉजिटिव होगा। जिसका नेगेटिव कोफिशिएंट है वो इस साइड में आ गया है, जिसका पॉजिटिव कोफिशिएंट है वो यहीं रह गया है। तो जब आप ये आई और जे अलग अलग है, जब भी ये आई और जे अलग अलग है तो ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ए आई और बीजे पॉजिटिव है, तो ये हर कोई टर्म इस सम में नेगेटिव आ रहा है। जब आप नेगेटिव 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 करते हैं तो उसका सम क्या आता है, नेगेटिव आता है ना। ये फाइनाइट सम है, कीप दैट इन माइंड। यस और नो? सर हाँ बोलो। सर ए आई और बीजे तो ग्रेटर देन 0, तो नेगेटिव तो नहीं होगा ना? क्या? ए आई एंड बीजे हाँ ग्रेटर देन 0 है ना, नेगेटिव तो नहीं होगा? ये ग्रेटर देन 0 है, राइट, ये बोला है इधर। अरेंज द अबव इक्वेशन सो दैट, ये ग्रेटर देन 0 आएगा दोनों का प्रोडक्ट। ये क्वेश्चन में दिया है नेगेटिव है, तो ओवरऑल ये सब नेगेटिव आएगा ये, ठीक है। हाँ सर ठीक। हितेश, इज इट क्लियर? हाँ जी सर। तो क्या हुआ फिर बताओ, अगला स्टेप क्या लिखूं मैं? कॉन्ट्राडिक्शन आ गया ना? हाँ जी। ओके, सो व्हाट, वेयर इज द आवर अजम्पशन इज रॉन्ग? कि कोई नॉन जीरो है। राइट, इट मींस कोई नॉन जीरो नहीं है, सारे जीरो है। इट मींस ऑल ए आई आर जीरो। सो ऑल ए आई आर जीरो मींस this implies this is linearly independent set। अब आप मुझे ये बताओ, अब मैं ऐसा भी प्रूव करूं यहाँ, linearly independent subset। अब ये लिखूं, so without loss of generality, right, we get that any subset of n vectors is linearly independent। n vectors is linearly independent। सबको ये बात समझ में आ गई कि कोई भी सबसेट होगा लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा ना। जैसे मैंने इसके लिए किया कि और में कोई खास फर्क पड़ जाएगा, और भी तो सब वही सेटिस्फाई कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो, मैं समझा रहा हूँ आपको, ये मैंने प्रूफ किया कि E1 E2 डॉट 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 n+1 वेक्टर्स थे आपके पास कोई, उसमें से मैंने बोला कि ये पहले लीनियरली, जो पहले हैं ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ठीक है, ये मैंने प्रूफ कर दिया, यही तो मैंने प्रूफ किया ना। तो जो अब सेट है उसमें सेट में कोई भी पहले रखे जा सकते हैं, उसमें क्या है, जब आप प्रूव करना चाहते हो, मान लो कि 5 वेक्टर्स हैं आपके पास टोटल, आप प्रूव करना चाहते हो E1 E2 E4 E5 लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो इनका नाम E1 E2 E3 E4 रख देना, मतलब सेम प्रूफ विल गो फॉर अदर्स। ओके, कोई भी ले लो आप, कोई भी n वेक्टर्स ले लो, सेम चीज काम करेगी। क्या है, नीचे से इंडिसेस बदल जाएंगे 1 2 3 4, और क्या है, सब कुछ तो सेम ही रहेगा। ओके, या फिर तुम ये बोल सकते हो कि किसी को भी हम, किन्हीं भी n वेक्टर्स को हम E1 E2 E3 डॉट 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 En नेम दे सकते हैं। ओके, वी कैन रिलेबल देम, ऐसे ही समझो। क्लियर? तो टोटल नंबर ऑफ बेसिस, बताओ फिर, अब तुम ही बताओ। बेसिस इज n+1c, n इक्वल टू n+1। तो आंसर लिख दो इसका n+1। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था।
है या नहीं? अगर आपको समझ में आया तो आ गया। तो एक ही मेन चीज है, देखो अब मैं पूरा बोल देता हूँ, ये लिखने को तो मैंने लिखा। क्या मेन चीज है कि मान लो कि अब आपने यहाँ कहीं से गैस कर लिया कि n वेक्टर्स कोई भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, तो प्रूव करने की कोशिश की। तो आपने क्या किया, a1 e1 वो लीनियर कॉम्बिनेशन यहाँ तक तो आप कंसीडर ही करेंगे। तो यहाँ पर ही मेन है कि आप इस कंडीशन का यूज कैसे करें। ये जो हर कोई नेगेटिव है उसके लिए क्या करना है, नेगेटिव वाले इधर साइन कर दिए, पॉजिटिव वाले इधर ही रखे, बस फिर उस वेक्टर का इनर प्रोडक्ट कंसीडर किया तो वो नेगेटिव आ गया, जबकि आना नहीं चाहिए था। बस दैट्स ऑल, इसके अलावा कुछ नहीं। तो बोलो किसी को कोई डाउट है तो, कहीं तो कोई चीज समझ में नहीं आई, एटीसी एनी डाउट? नो? अब मैं अगर ये क्वेश्चन पूछ दूंगा आपसे मॉक इंटरव्यू में तो आप बता दोगे? ओके चलो पूछूंगा फिर कभी जब तुम एनबीएचएम क्वालिफाई करोगे। हाँ हाँ अगर सेम वेक्टर्स होते तो इसमें क्या होता, मतलब जैसे ई आई ई जे डिफरेंट है, अगर ये सेम, मतलब इसमें सेम का क्या होगा? सेम का कुछ नहीं होता, सेम में ये चीज बनती नहीं, क्योंकि सेम इवन करो, इवन इनर प्रोडक्ट इवन हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, तो ये सेट एम्प्टी हो जाता है, ऐसा सेट होता ही नहीं। मतलब मैं ऐसा सोच रहा था ना, अगर हम जैसे ऊपर जीरो लीनियर कॉम्बिनेशन कंसिडर किया था, अगर लीनियर कॉम्बिनेशन को 2 बार आपस में इनर प्रोडक्ट कर देते, एक साइड 0 आ जाता। हाँ दूसरी साइड मतलब पॉजिटिव नेगेटिव आता, हाँ वही, तभी वो बन आपने के किया ना 0। इसको ब्रेक, तभी ब्रेक किया ना आपने। राइट राइट राइट, मैंने जैसे मैं जब सॉल्व कर रहा हूँ थोड़ा मैंने इधर उधर किया होगा, हर इधर उधर वाली चीज बोल नहीं सकता। राइट, जब तुम जैसे मैंने आगे स्टार्ट किया था तो कुछ चीजें बोली कि तुम ऐसा करोगे ऐसा करोगे, जब तुम ट्राई करोगे ऐसे तो स्टार्ट नहीं करोगे। राइट, सभी लोग ऐसे स्टार्ट नहीं करेंगे ना, मैंने सारी चीजें बोली हैं कैसे कैसे आप गैस करोगे, कैसे कैसे प्रूफ की तरफ जाओगे। ठीक है, थोड़ा कचर बचर करोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि ऐसा मुझे करना चाहिए, थोड़ा उस रास्ते में जाओगे नहीं ये रास्ता काम नहीं आ रहा है तो इधर चलो। ठीक है, अंत में पता चलेगा ऐसे सही है। ठीक है, मतलब एनबीएचएम के क्वेश्चंस बहुत मजेदार होते हैं। ठीक है, देखो जैसे ये मजेदार है, अगर आपको समझ में आया होगा पक्का आपको अच्छा लगा होगा, समझ में नहीं आया तो फिर अच्छा कैसे लग सकता है। ठीक है, तो इसी तरीके के क्वेश्चन और एनबीएचएम के एग्जाम में आने वाले आएंगे और बहुत अच्छा लगेगा आप अगर उनको सॉल्व करेंगे, मुझे भी और आपको भी। ठीक है, और एक बात और बता देना चाहता हूँ, जब भी आप लोग इसका वीडियो देख रहे होंगे एनबीएचएम का, इसकी प्लेलिस्ट होगी, अभी तो रनिंग है, प्लेलिस्ट होगी 1 से लेकर 40 तक के, जिसमें सारे सॉल्यूशंस होंगे। प्लेलिस्ट के ऊपर डिस्क्रिप्शन में आप लोग चेक कर लीजिएगा, मैं पेपर वगैरह मतलब लिंक होगी जहां से आप ये हैंड रिटन वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से अभी ये रनिंग है। ठीक, रनिंग माने इसमें ऐसे सॉल्यूशन से हैं, उस समय कंप्लीट होगा तो एनबीएचएम की प्लेलिस्ट के डिस्क्रिप्शन में देखिएगा ये सब। ठीक है, हो सकता है कि हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ये हो, हाँ हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। ओके चलो, सो बाय। ओह मीटिंग इज लॉक्ड, नॉट द रिकॉर्डिंग इज स्टॉप्ड।